Hello everyone, I welcome you all on the amazing platform Intense Focus Academy. Today we are going to discuss another respiratory disorders like neonatal apnea. So let us start with the definitions. आज हम लोग न्यूनेटल एपनिया स्टार्ट करेंगे. न्यूनेटल एपनिया इसका डेफिनेशन देख रहे हो तो पहले cessation of breathing at least 20 seconds or for any duration either in the presence of bradycardia or cyanosis in a neonate. क्या हो जाए? सीडेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाए. सीडेशन ऑफ ब्रीदिंग हो जाए कब तक? एटलीस्ट 20 सेकेंड आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रेडिकार्डिया और साइनोसिस इन अ न्यूनेट. उसको हम लोग कहेंगे न्यूनेटल एपनिया. ब्रीदिंग का सीडेशन हो जाना, बंद हो जाना. इसका एटियोलॉजी क्या है? व्हाट आर द एटियोलॉजी? एटियोलॉजी या तो न्यूनेटल सेप्सिस हो जाए, न्यूनेटल हाइपोथर्मिया हो जाए, न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, न्यूनेटल हाइपो कैल्सेमिया हो जाए, न्यूनेटल पॉलीसाइथेमिया, या फिर एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी. These are the some etiology which is seen in the neonatal apnea. सीडेशन ऑफ ब्रीदिंग है. एटियोलॉजी में बात करें, न्यूनेटल सेप्सिस हो जाए, हाइपोथर्मिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, पॉलीसाइथेमिया, एपनिया ऑफ प्रीमेच्योरिटी. इसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, डायग्नोसिस. नाउ अब हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ न्यूनेटल एपनिया. न्यूनेटल एपनिया इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले तो हम लोग रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, क्योंकि ब्रीदिंग सीडेशन हो चुका है तो रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे. रेस्पिरेटरी सपोर्ट में कैसे हो? बाय सीपैप और बाय मैकेनिकल वेंटिलेशन. मैकेनिकल वेंटिलेशन ये हो गया. सेकंड, जो कॉज था, जो एटियोलॉजी था, उसको हम लोग देखेंगे. लुक फॉर द कॉज एंड ट्रीट इट. अब जो कॉज है, फॉर एग्जांपल न्यूनेटल सेप्सिस है. न्यूनेटल सेप्सिस है. अगर डायग्नोस कर लिए कि वो न्यूनेटल सेप्सिस के द्वारा एटियोलॉजी है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? आईवी एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे. एंटीबायोटिक्स. कॉज को फाइंड करना है और फिर ट्रीट करना है. तो कॉज हम लोग फाइंड किए न्यूनेटल सेप्सिस, तो हम लोग स्टार्ट कर दिए आईवी
हाइपोथर्मिया अगर का केस हो तो उस वक्त हम लोग वार्म अप करेंगे बेबी को। न्यूनेटल हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, हाइपोग्लाइसेमिया का काउज हो केस हो तो उसमें IV 10% डेक्सट्रोज, अगर वो हाइपो कैल्शियमिया तो उसमें IV कैल्शियम ग्लूकोनेट, अगर न्यूनेटल जॉन्डिस हो जाए उसमें फोटोथेरेपी, विथ और विदाउट एक्सचेंज। अगर न्यूनेटल पॉलीसाइथेमिया केस हो, पॉलीसाइथेमिया, IV फ्लूइड, IV एंटीबायोटिक्स, ये सारा स्टार्ट करें। ट्रीटमेंट कैसे इसका कर रहे हैं, तो ट्रीटमेंट पहले क्योंकि ये सीडेशन और ब्रीदिंग है एपनिया, तो उसमें हम लोग रेस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, सीपैप कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, एयर प्रेशर और मैकेनिकल वेंटिलेशन। उसके बाद कॉज को फाइंड करेंगे, जो इसका एटियोलॉजी था उसको फाइंड करेंगे, फिर ट्रीट करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर न्यूनेटल सेप्सिस हो तो एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे, हाइपोथर्मिया हो टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वार्म अप करेंगे, ग्लाइसेमिया ग्लूकोज लेवल कम हो गया तो उसको 10% डेक्सट्रोज देंगे, हाइपोकैल्सियमिया हो तो IV कैल्शियम ग्लूकोनेट स्टार्ट करेंगे, जॉन्डिस का केस है तो उसमें फोटोथेरेपी विद और विदाउट एक्सचेंज, पॉलीसाइथेमिया हो तो उसमें IV फ्लूइड्स एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे या NPO। ये हो गया, ये आपका केस हुआ न्यूनेटल एपनिया का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट डिजीज देखेंगे। सो नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है ट्रांजिएंट टैकिपनिया of newborn, TTNB. This is the most common cause of respiratory distress. It is also known as delayed adaptation. Delayed adaptation. डिफेक्ट क्या होता है? व्हाट आर द बेसिक डिफेक्ट? बेसिक डिफेक्ट क्या है, दिक्कत क्या है इसमें? डिलेड क्लियरेंस, डिलेड क्लियरेंस ऑफ लंग्स फ्लूइड, यही कॉज है इसका, डिलेड क्लियरेंस ऑफ लंग्स फ्लूइड। व्हाट आर द रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर क्या है इसका? डिलीवरी बाय सिजेरियन, डिलीवरी बाय सिजेरियन सेक्शन, ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, मोस्ट कॉमन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का सबसे कॉमन फॉर्म है ये। इसको हम लोग डिलेड एडेप्टेशन से भी जानते हैं। बेसिक डिफेक्ट क्या है? डिलेड क्लियरेंस ऑफ लंग्स फ्लूइड। रिस्क फैक्टर, जब कोई सिजेरियन सेक्शन से बेबी बॉर्न होता है तब उसमें चांसेस होता है ट्रांजिएंट टैकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न का। अब इसका क्लिनिकल फीचर्स क्या है? क्लिनिकल फीचर्स ऑफ TTNB,
A term baby born by cesarean section developed mild respiratory distress after the birth and resorted spontaneously in 48 to 78 hour of life। सबसे पहले ये टर्म बेबी का बात कह रहा है, तो एक टर्म बेबी है जो कि बॉर्न कैसे ले रहा है, सिजेरियन सेक्शन से, डेवलप माइल्ड, सीवियर नहीं, यहाँ पे देखिए माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर द बर्थ एंड जो कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है, रिसॉर्टेड स्पॉन्टेनियसली इन 48 टू 78 आवर्स ऑफ लाइफ। खुद ब खुद ठीक हो जाता है कब? 48 टू 72 आवर्स ऑफ लाइफ। तो ये आपका क्लिनिकल फीचर्स हो गया TTNB का। इसके बाद हम लोग इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। नेक्स्ट TTNB का हम लोग टॉपिक देखने जा रहे हैं, चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग। फाइंडिंग में सबसे पहले आपको दिखेगा फ्लूइड इन इंटरलोबर, सेकंड प्योर इफ्यूजन, थर्ड पेरीहाइलर स्ट्रिकिंग। फॉर एग्जाम्पल ये लंग्स है, तो इसका जो इंटरलोब्यूलर है इसमें आपको फ्लूइड दिखने को मिल जाएगा या फिर इफ्यूजन दिखने को मिलेगा, तो इस तरीके कुछ है। फिर पेरीहाइलर स्ट्रिकिंग दिखेगा। तो चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग में आपको फ्लूइड दिखेगा इंटरलोबर में, पेल्यूलर इफ्यूजन होगा, पेरीहाइलर स्ट्रिकिंग होगा। ये कुछ चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग है। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं हम लोग। ट्रीटमेंट ऑफ TTNB, ट्रांसिएंट एक्निया ऑफ न्यूबॉर्न। यूजुअली माइल्ड एंड सेल्फ लिमिटिंग and no treatment is required। कोई खास ट्रीटमेंट इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है। जो डिस्ट्रेस है, जो दिक्कत है, यूजुअली रिजॉल्व्स स्पॉन्टेनियसली in 48 to 72 आवर्स। कुछ खास ट्रीटमेंट नहीं है इसका। ये जो डिस्ट्रेस है अपने आप ठीक हो जाता है 48 टू 72 आवर्स में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे TTNB का केस में। नेक्स्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है BPD। BPD स्टैंड फॉर ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेसिया। BPD
It is also known as CLD, also known as CLD, chronic lung disease. Most commonly affects babies who born less than 28 week of gestation or with birth weight less than 1000 ग्राम। कैसे होता है ये? ड्यू टू एटलेक्टोट्रॉमा, वॉल्यूट्रॉमा, बैरोट्रॉमा, फ्री रेडिकल इंजरी। ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया डिस्कस कर रहे हैं। इसको क्या कहा जाता है? सीएलडी भी इसको कहा जाता है, क्रोनिक लंग डिजीज। सबसे ज्यादा इफेक्ट किस में होता है? वैसे बच्चे जो कि 28 वीक से पहले जो बॉर्न लेते हैं उसमें होता है ये, या फिर जो बर्थ वेट होता है बेबी का बॉर्न के वक्त वो 1000 ग्राम से कम हो। इसके कॉजेस क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं? तो एटलेक्टोट्रॉमा, वॉल्यूट्रॉमा, बैरोट्रॉमा या फ्री रेडिकल इंजरी, ये कुछ कॉजेज हैं। फ्री रेडिकल इंजरी टू लंग्स। अब इसके डेफिनेशंस की बात करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशंस? सो बीपीडी is defined for babies born less than 32 week of gestation or who requires oxygen for first 28 days of life. Assessed at 36 weeks of post maturation age. केस कितना हो? 3 केस है इसका। पहला माइल्ड बीपीडी, मॉडरेट, तीसरा सीवियर। माइल्ड बीपीडी, मॉडरेट बीपीडी या सीवियर बीपीडी, 3 केस है इसका। तीनों को कैसे असेस करना है हम लोग एक एक करके देखेंगे। पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज ऑफ लाइफ असेस्ट करते हैं 36 वीक्स ऑफ पोस्ट मेंस्ट्रुअल एज ऑफ लाइफ पर। 3 टाइप्स का बीपीडी है, एक माइल्ड बीपीडी, मॉडरेट बीपीडी, सीवियर बीपीडी। इन तीनों केसेस को कैसे हम लोग ट्रीट करते हैं वो इस तरीके से है। माइल्ड बीपीडी के केस में कोई ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं है, नो सप्लीमेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड। फिर नेक्स्ट आता है मॉडरेट बीपीडी में। मॉडरेट बीपीडी में ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होता है लेस देन 30%। लेस देन 30% का जो केसेस है वो है मॉडरेट बीपीडी का। फिर आते हैं सीवियर बीपीडी। सीवियर बीपीडी में क्या होता है? सीवियर बीपीडी में
ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मोर देन 30% है बाई सीपैप या मैकेनिकल वेंटिलेशन। तो ये कुछ पॉइंट्स है ब्रोंको पल्मोनरी डिस्प्लेशिया या बीपीडी के केस में। नेक्स्ट हम लोग अदर डिजीज देखेंगे। नेक्स्ट डिजीज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया, CDH। इसमें क्या होता है कि एब्डोमिनल कंटेंट जो है वो हर्निएट हो जाता है थॉरेक्स में, प्लस वैरिंग डिग्रीज ऑफ पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, इंटेस्टाइनल मालरोटेशंस। कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया ये क्या है? डायफ्रेगमेटिक डिफेक्ट है जिसके वजह थ्रू विच द एब्डोमिनल कंटेंट में हर्निएट इनटू थॉरेक्स प्लस वैरिंग डिग्रीज ऑफ पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया एंड इंटेस्टाइनल मालरोटेशंस। Most common type of CDH is posterolateral or Bogdanic variety. Most common किस साइड ज्यादा होता है ये? तो लेफ्ट साइड। ज्यादा किस में होता है? मेल्स या फीमेल्स में? तो मेल्स में ये केसेस ज्यादा देखा जाता है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो वो दो हिस्सों में बढ़ता है, एट बर्थ के केस और एक लैटर इन द लाइफ। एट बर्थ पे क्या क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, मेडियास्टिनल शिफ्ट और स्कैफॉइड एब्डोमिनल। डिस्ट्रेस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस प्लस मेडियास्टिनल शिफ्ट हो जाएगा और स्कैफॉइड एब्डोमिनल। लैटर इन लाइफ में इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन देखा जाएगा। ये क्लिनिकल फीचर्स हो गया CDH का। ज्यादातर ये लेफ्ट साइड देखा जाता है, मेल में ज्यादा होता है ये, और ये जो एब्डोमिनल कंटेंट है वो हर्निएट हो जाता है थॉरेक्स में। तो ये कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया हो गया। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसका मैनेजमेंट और आगे इसका डायग्नोसिस। CDH का डायग्नोसिस हम लोग अब देखेंगे। डायग्नोसिस होगा आपका क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पे, एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे, चेस्ट एक्सरेज, बॉवल गैस शैडो इन थॉरेक्स, डायफ्रेगमेटिक आउटलाइन नॉट क्लियर ऑन दैट साइड और मेडिस्टिनल शिफ्ट। फॉर एग्जांपल ये लंग्स है, ये आपका डायफ्राम है इधर। ये क्या होता है? डिफेक्ट इसमें आता है जिसके वजह से एब्डोमिनल कंटेंट हर्निएट होता है और फिर बॉवल जो है, बॉवल गैस शैडो इधर दिखना शिफ्ट हो जाता है जिसके वजह से हार्ट जो है शिफ्ट इधर होने लगता है, लंग्स को ज्यादा स्पेस नहीं मिलता है, यहाँ पे गैस की वजह से ये इधर शिफ्ट होने लगता है। तो बॉवल गैस शैडो दिखेगा आपको थॉरेक्स में, इधर बॉवल गैस शैडो। डायफ्रेगमेटिक आउटलाइन नॉट क्लियर नहीं दिखेगा यहाँ पे। फिर मेडियास्टिनल यहाँ पे शिफ्ट होने लगेगा, इस तरफ शिफ्ट होने लगेगा, यहाँ पे गैस शैडो हो जाएगा, लंग्स को ज्यादा स्पेस नहीं मिलेगा, वो शिफ्ट होने लगेगा। तो डायग्नोसिस आपका इस इन बेसिस पे होता है। क्लिनिकल फीचर्स, एंटीनेटल अल्ट्रासाउंड, चेस्ट एक्सरेज, बबल गैस शैडो दिखेगा थॉरेक्स में, डायफ्राम जो है आउटलाइन जो है नॉट क्लियर ऑन दैट साइड, और फिर शिफ्ट हो जाएगा किसका? मेडियास्टिनल का। तो ये सब डायग्नोसिस हो गया CDH का। इसके बाद हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे। डायग्नोसिस के बाद अब हम लोग मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे CDH का। तो बेबी विथ नोन और सस्पेक्टेड CDH, नोन मतलब कि डायग्नोसिस कंफर्म है इसका या फिर सस्पेक्शन हो रहा है CDH का, तो उस वक्त अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो तो उस समय दो ऑप्शन आएगा, या तो सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है या सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस नहीं है। तो अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? इंडोट्रैकियल इंटूबेशन करेंगे। उसमें क्या होगा? इंडोट्रैकियल ट्यूब ट्रैकिया में लगेगा, इंटूबेशन ET इंटूबेशन के बाद हम लोग इंसर्ट करेंगे एक नेजो गैस्ट्रियल ट्यूब को। उसके बाद हम लोग कंफर्म करेंगे चेस्ट एक्सरे से, और सर्जरी का जरूरत पड़ेगा तो फिर सर्जरी करेंगे। ये तब हुआ जब इंडोट्रैकियल ट्यूब जो है ट्रैकिया में प्रॉपर्ली लग गया। अगर ऐसा हुआ कि ET ट्यूब जो है ट्रैकिया में ना लग के ओसोफेगस में चला गया, तो सस्पिशन हो रहा है कि ET ट्यूब कहाँ चला गया? इसोफेगस में। इसोफेगस में चला गया तो फिर क्या करना है? कंफर्म करना है पोजीशंस ऑफ ET ट्यूब को। तो उस समय क्या करना है कि चेस्ट एक्सरे उस वक्त नहीं करना है, उस समय क्या करना है? रिमूव ET ट्यूब, जो ET ट्यूब उसको रिमूव कर लेंगे, उसके बाद री इंटूबेट करेंगे। जब अब उसके बाद प्रॉपर्ली अगर ट्रैकिया में चला गया तो फिर हम लोग ये प्रोसेस रिपीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे नेसोगैस्ट्रियल ट्यूब,
उसके बाद चेस्ट एक्सरे से कंफर्म करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़े सर्जरी का तो फिर सर्जरी करेंगे। ये प्रॉपर केस हो गया आपका कब, जब सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो। अगर सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो तो हम लोग डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे नेसोगैस्ट्रियल ट्यूब। हम लोग को ईटी इंटूबेशन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इंसर्ट करेंगे नेसोगैस्ट्रियल ट्यूब को और ये सारा प्रोसीजर फिर वैसा का वैसा ही होगा। तो ये आज जाके जितना भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स था न्यूनेट में वो सारा कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूनेटल एपनिया से, फिर ट्रांजिएंट टैकेप्निया ऑफ न्यूबॉर्न, और फिर ये लास्टली सीडीएच कंजेनाइटल डायफ्रामेटिक हर्निया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इससे कुछ अगर डाउट हो गया हो, रह गया हो, कोई क्वेश्चन रह गया होंगे तो आप उसको लिखिए कमेंट्स बॉक्स में, हम लोग उसका आंसर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट, थैंक यू।